हाय गाइस, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दो एक बार। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो बता दो एक बार। चैट दिख नहीं रही है मुझे। एक सेकंड रुक जाओ बस। गुड इवनिंग और गुड इवनिंग हर्ष। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? लाइक कर दो सारे सेशन को एक बार। मैं टेलीग्राम पे इसको डाल देता हूँ। बाकी बच्चे भी आ जाओ यार जल्दी। स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है ठीक है। ओके 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 फातिमा। ओके। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं आज वेव्स। लास्ट चैप्टर हमारा ऑफिशियली। वैसे तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस रहता है हमारा, बट 11th का अगर तुम देखोगे तो लास्ट चैप्टर है। ठीक है। गुड इवनिंग अभिलिप्सा सर। देखो, एसएचएम कल हमारा कंप्लीट हो गया है। आज वेव्स कर लेंगे हम। मेन मेन जो भी टॉपिक्स है सारे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। जो भी हमारे मेन टॉपिक्स है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, सबसे पहले एसएचएम तुम्हें आना चाहिए, वरना ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है। एसएचएम तुम्हें आना चाहिए। एसएचएम समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं तुम्हें बताऊं इसके अंदर है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है। हाईलाइट कर दिया इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको कर लेना याद से। एंड इसी का एक पार्ट आता है ऑर्गन पाइप। स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो इसके अंदर भी ऑर्गन पाइप। ठीक है। ऑर्गन पाइप को आज हम करेंगे नहीं, वैसे कल करेंगे उसको। कल नहीं, जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी। बहुत ही छोटा सा पार्ट है वो, बट इंडिविजुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अलग से करेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बीट्स। डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन बनता था, बट वो हट चुका है सिलेबस से। ठीक है। डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे हम। बीट्स ये भी कल ही करेंगे। ये दोनों टॉपिक। रिफ्लेक्शन आज करेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो माइनर पार्ट है स्टार्टिंग है वो आज करेंगे। चलो। ठीक है। मेंटोरशिप के बारे में तुम्हें पता ही है, जिसने नहीं ले रखा है ले लो। हर हफ्ते यहाँ पर पर्सनली स्टूडेंट्स के साथ गूगल मीट्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सारे मेंटोर, सारे एजुकेटर, शिवा वैसे एजुकेटर्स जो है रेगुलरली गूगल मीट्स ले रहे हैं, बच्चों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं। उनके डाउट्स वन ऑन वन पर्सनली सॉल्व कर रहे हैं। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आओ, आके अपने डाउट सॉल्व करवाओ। एंड बहुत ही जल्दी फुल सिलेबस टेस्ट भी आने वाले हैं, 100 से भी ज्यादा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है। चलो। वन शॉट ये टेक्निकली, क्योंकि सारे टॉपिक्स हो जाएंगे आज। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी पढ़ेंगे इसलिए। ठीक है। सबसे पहले वेव एंड इट्स टाइप से स्टार्ट करते, किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेता हूँ मैं। डाउट अगर है तो पूछ लो, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास से फिर कुछ भी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट अगर तुम पूछोगे तो उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, सच बताऊं तो। क्योंकि एसएचएम इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनता है। इसमें से एक क्वेश्चन अगर बन भी गया तो बन जाता है, वरना बहुत साल होता है जब क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ठीक है। ओके। तो इसलिए बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना है इस पे। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कौन कौन से है। लास्ट में जब यूनिवर्सिटी डायमेंशन हम पढ़ लेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे कौन कौन से 11th के। ठीक है। चलो। वेव एंड टाइप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेव होती क्या है। बेसिकली वेव्स सुना होगा ना तुमने। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव्स, अलग टाइप, बहुत सारी टाइप्स ऑफ वेव्स तुमने सुनी होगी। तो बट वेव एक्चुअल में होता क्या है वो समझते हैं। देखो, वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस या फिर एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू मटेरियल मीडियम बाय रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशंस। मतलब पार्टिकल्स जो है रिपीटेडली, बार बार वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेव कह रहे हैं। अब यहाँ से दो चार चीजें हाईलाइट करने वाली बातें हैं। कौन सी? रिपीटेड वाइब्रेशन है। रिपीट, रिपीट मतलब क्या हो गया, साइकिल हो गया। साइकिल मतलब पीरियड।
पीरियड मतलब पीरियोडिक मोशन, एग्जैक्टली मतलब एसएचएम के जो लॉज है, एसएचएम के जो भी रूल्स है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। एसएचएम के साथ काफी अच्छा करेक्शन है, इसलिए एसएचएम अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, of the particles about their mean positions. Clear है? चलो, during the wave motion only the energy propagates from one point to another, but there is no transfer of matter. इसको highlight कर लो, there is no transfer of matter as a whole through the medium. मतलब क्या है इसका, देखो वेव जो है काइंड ऑफ इसमें से क्रक्स क्या है, हमें पता क्या चल रहा है, वेव क्या है, वेव है इनविजिबल, विजिबल नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट करती है, हमें नहीं दिखती, कोई बात नहीं दियास, नो प्रॉब्लम। एग्जिस्ट करती है वेव, हमें नहीं दिखती, जैसे एयर है, एयर एग्जिस्ट करती है, पता है ना तुम्हें, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, पर दिखती नहीं है तुम्हें, ये तो पता है ना एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली वेव का भी वही सीन है, एग्जिस्ट करती है, हमें दिखती नहीं है। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड क्या है, मैटर जो चीज है, जैसे स्पीकर्स हो गया। ठीक है, स्पीकर्स में से साउंड निकलती है, साउंड क्या एक फॉर्म ऑफ वेव है, तो स्पीकर्स खुद थोड़ी मूव करने लगते हैं, स्पीकर में से डिस्टरबेंस निकलती है, वेव निकलती है जो कि प्रोपोगेट करती है, मूव करती है वो। तो मैटर अपने आप में मूव नहीं करता है, वेव जो है वो मूव करती है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ वेव्स देख लेते हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव्स। ये हमारी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव्स हैं, इनके बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा डेप्थ में एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, मैं तुम्हें हाईलाइट्स दे सकता हूँ यहाँ से। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल टू प्रोपोगेट, बहुत इंपॉर्टेंट, मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, मतलब मीडियम नहीं होगा तो ये ट्रैवल नहीं कर पाएगी, समझ गए। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है साउंड, मीडियम नहीं होगा तो साउंड जो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए हमेशा। ठीक है, ये होगी तुम्हारी मैकेनिकल वेव, सिंपल क्लियर कट, इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ये तुमने इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी पढ़ा होगा। ये कौन सी हमारी ईएम वेव्स। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू, अच्छा इसका और कुछ है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू ट्रांसफर एनर्जी, वाइब्रेट टू ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लाइट हो गया, हर जगह कर जाती है, वैक्यूम में भी कर जाती है, एयर में भी कर जाती है, लाइट हर जगह प्रोपोगेट कर जाती है ना, डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये तुम्हें पता ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जब होता है, जैसे वायर के अंदर जब करंट जो है कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करता है तब ईएम वेव्स जनरेट होती है, राइट। तो वही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट कर रही है सेम टाइम पर, ईएम वेव्स जनरेट होगी। देखो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन, ठीक है देख ले, दीज वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी से भी इसको डिनोट करते हैं, पढ़ाई होगा तुमने बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं पता जिसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, ईएम वेव्स, जो चैप्टर आता है अपने आप में उसके अंदर तुमने सारी चीजें देखी होगी इंडिविजुअली, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। तो हमारे दो टाइप्स ऑफ वेव्स हो गए, मैकेनिकल वेव्स एंड ईएम वेव्स। मैकेनिकल क्या है, जिसको मीडियम चाहिए, मीडियम के बिना नहीं कर सकता, पार्टिकल्स वाइब्रेट होता है तब एनर्जी ट्रांसफर होती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, ईएम वेव जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है। नेक्स्ट मैटर वेव्स देखते हैं, मैटर वेव्स क्या होती है। मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद द क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले क्वांटम, क्वांटम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, क्वांटम मतलब क्वांटिसाइज्ड है, क्वांटिसाइज्ड मतलब समझो उसको हमने स्मॉलर क्वांटिटीज में ब्रेक डाउन कर रखा है, जैसे एटम्स, एटम्स को हम स्मॉलर क्वांटिटीज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राइट। यहाँ पर भी सेम चीज है, मतलब ये जो मैटर वेव्स है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स के अंदर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली जो फिजिक्स होती है वो होती है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नेचर के ऊपर बेस्ड जो वेव्स होती है वो है तुम्हारी मैटर वेव्स। ठीक है, मैटर को तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्मॉलर पार्टिकल्स में, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली तुमने पढ़ाई होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ट्वेल्थ में भी मॉडर्न फिजिक्स में आता है ये। एवरी पार्टिकल एग्जिबिट्स, देखो इसको हाईलाइट कर देते हैं, एवरी पार्टिकल एग्जिबिट्स वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है,
विद द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच पी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम। ये पता ही, ये तो वाला तो पढ़ा ही होगा ना तुमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा इसको। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी क्या है? मोमेंटम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया क्या क्या। डी ब्रोगलीज का जो देखो इसमें से तुम्हारा चैप्टर आता है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है? मैटर के पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर की स्टडी है वो। मैटर को हमने पार्टिकल्स में भी ब्रेक डाउन किया है एंड वेव्स में भी ब्रेक डाउन किया है। हेलो जागृति, ठीक है, दोनों को हमने ब्रेक डाउन किया, पार्टिकल में भी एंड वेव्स में भी। दोनों की इंडिविजुअल स्टडी है डुअल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? पार्टिकल जो है या फिर मैटर जो है उसको हमने बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लिया है। वो क्या करेगा? हमेशा वेव लाइक बिहेवियर दिखाएगा। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां पर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लैम्डा, वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच पी। एच पी, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, पी क्या है? मोमेंटम। ठीक है, एग्जांपल देख लो इसका क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स मेक यूज ऑफ द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस हैज अ मैटर वेव एसोसिएटेड विद इट। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मैटर वेव वहां पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हो गए हमारी तीन टाइप्स ऑफ वेव्स जहां पर एनसीईआरटी ने डेप्थ में कंटेंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर डेप्थ में कंटेंट है तो इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आते हैं, उसके बाद मैं सारे डाउट्स लेता हूँ एक एक करके। ठीक है, चलो, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स एंड देन लॉन्गिट्यूडनल, दोनों को इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। एक सेकंड, जो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखते क्या दे रखा है। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate at right angle to the direction of the wave motion or energy propagation, the wave is called transverse wave. These are propagated as crests or troughs. सब क्या है, एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। 2 मिनट रुक जाओ बस। अम, एक से रुक जाओ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो बेसिकली क्या हो रहा है। पार्टिकल ऐसे लेटरली, देखो लेटरली नहीं, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ये वाइब्रेट कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो ये वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव मोशन होगा। ठीक है, वेव्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी जिस भी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। समझ रहे हो? बॉडी जहां पर भी वाइब्रेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव निकलेगी, वहां पर क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव्स। ऊपर वाइब्रेट हो रहा है, साइड में, नीचे हो रहा है, कहीं पर भी उससे परपेंडिकुलर पे। ठीक है, अब देखो, ये हो गया मेन ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर भी दो टाइप्स है, एक होता है पल्स, एक होता है साइनोसॉइडल वेव्स। साइनोसॉइडल वेव्स एंड पल्स के अंदर डिफरेंस क्या है बेसिकली, ये देख लो। देखो, जो पल्स है, पल्स वो है एक सडन डिस्टरबेंस। सडन डिस्टरबेंस मतलब एक किसी इंस्टेंट पर डिस्टरबेंस आया है, एक वेव जनरेट हुआ एंड वो वहीं पर स्टॉप हो गया। ठीक है, वहीं पे वो स्टॉप हो गया है। इसका तो कुछ नहीं है इसके अंदर। पल्स मतलब सिर्फ एक डिस्टरबेंस। ऑलराइट, जैसे इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है, जो तुम्हारे हाथ का पल्स होता है ना, तुम्हारे हाथ में पल्स होता है जो, वही सेम चीज है ये, मान लो। मतलब एक बार जनरेट हो रहा है फिर बंद हो गया, स्टॉप हो गया, एक बार क्रिएट हुआ, डिस्टरबेंस आई, स्टॉप हो गया, फिर से जनरेट हुआ, फिर स्टॉप हो गया। मतलब फर्स्ट पल्स एंड सेकंड पल्स के बीच में एक डिस्टरबेंस है ना, एक गैप है। लगातार तो नहीं हो रहा है, धक 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 हो भी रहा है तो एक गैप आ रहा है उसके अंदर। राइट, सेम चीज है यहाँ पर। पल्स, हार्ट बीट, तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो क्या है? फॉर्म ऑफ पल्स वेव। ठीक है, आई हार्ट वेव, हार्ट बीट के अंदर एक वेव आई एंड देन वो स्टॉप हो गई, फिर से आई, फिर से स्टॉप हो गई। एक डिस्टर्बेंस है ना इसके बीच में, वो होता है तुम्हारा पल्स। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव्स क्या? साइनोसॉइडल वेव्स है कॉन्टिन्यूअस वेव्स। अगर तुम कहोगे कि अच्छा हम भागते हैं, भागने के बाद हार्ट बीट तेज हो जाए तो अब क्या साइनोसॉइडल हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, तब भी पल्स ही रहता है। क्योंकि फर्स्ट हार्ट बीट एंड सेकेंड हार्ट बीट के बीच में उस टाइम क्या हुआ? बस टाइम गैप जो है वो कम हो गया है वो तब भी पल्स ही। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव क्या है? साइनसॉइडल वेव में बेसिकली कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ऑलराइट, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये एक कंटिन्यूअस मोशन है, जैसे साउंड, जब तक साउंड आए जा रही है, आए जा रही है, साउंड बीच में रुकती नहीं है, जिसमें अभी अभी बोल रहा हूँ। तो
जब मैं किसी एक वर्ड को बोल रहा हूँ या फिर किसी एक सेंटेंस को बोल रहा हूँ और मैं बीच में नहीं रुक रहा हूँ, तो वो क्या साइनोसॉइडल वेव है। तुम गाने चला रहे हो स्पीकर में, वो क्या साइनोसॉइडल वेव है। क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं रहा है गाना। जैसे तुम्हें पॉज कर दिया, साइनोसॉइडल वेव रुक गया, लेकिन जब तक वो म्यूजिक प्ले हो रहा है, जब तक वो साउंड आ रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तब तक वेव जो है वो कंटिन्यूअस है। वो होता है साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। अब वेव के अंदर क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, वेव, ठीक है, वेव मोशन। तो जो ऊपर की तरफ जो एलिवेशन है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे की तरफ का जो एलिवेशन है उसको हम कहते हैं ट्रफ। ऐसे पहाड़ सा बना हुआ है ना, जो ऊपर की तरफ का जो होता है वेव नेचर में, ये क्या होता है, ये होता है क्रेस्ट। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये होता है क्रेस्ट, ठीक है। एंड जो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ जो एलिवेशन है, या फिर कह सकते हो दो क्रेस्ट के बीच का गैप, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। और दो ट्रफ के बीच के गैप को क्या कहते हैं हम, क्रेस्ट, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इतना है तुम्हारा ट्रांसफर वेव में, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल में भी आएंगे अभी। लास्ट लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछना, ठीक है। इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन, मतलब पहले क्या हो रहा था, ये हो रहा है वाइब्रेशन, यहाँ पर जा रही है वेव, ठीक है। वाइब्रेशन, ये हो गया वेव। ऑपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पर क्या है, वेव एंड वाइब्रेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है। बस इतना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। वेव एंड वाइब्रेशन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। वेव एंड वाइब्रेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है। If the particles of a medium vibrate in the direction of the wave motion, the wave is called longitudinal. These are propagated as compressions and rarefactions. Important point. ठीक है। And wave is also known as compressional wave. Wave on springs, spring के अंदर जैसे होता है, और sound waves in air are examples of longitudinal waves. ठीक है। The waves in an ocean are the combination of both longitudinal and transverse waves. Ocean के अंदर longitudinal transverse दोनों होती है। ये एक पॉइंट है जो इंसर्टेन दे रखा है, तो थियोरेटिकली तुम्हें इसको याद रखना पड़ेगा। बट बेसिकली मेन पॉइंट क्या है, वाइब्रेशन एंड वेव दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आएगी वहां पर, ठीक है। ये यहाँ पे बेस्ट तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है इसका। स्प्रिंग है पहले, ठीक है। स्प्रिंग जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, ऑलराइट। स्प्रिंग जो है कॉन्ट्रैक्टेड है। ये क्या हो गया, कंप्रेस्ड। सी मतलब कंप्रेस्ड, क्रेस्ट नहीं, यहाँ पे सी मतलब कंप्रेस्ड, ठीक है। कंप्रेशन, यहाँ पे क्या आ गया, कंप्रेशन। उसके बाद स्प्रिंग बीच से क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेच है स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पर क्या है, रेयरफैक्शन, ठीक है। ये हो गया रेयरफैक्शन। उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये कंप्रेस हो गई, तो क्या आ गया, फिर से कंप्रेशन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन, सेम डायरेक्शन में वेव मोशन, ठीक है। वाइब्रेट भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, एंड वेव मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन सेम है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का केस। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट अगर है इस पूरे में तो पूछो, वरना फिर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वेव्स, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, वरना फिर डिस्प्लेसमेंट इन वेव्स देखते हैं। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर बस अब डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन आ गया है। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, ओके ओके फाइन। लेट वाई एक्स टी रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स वेव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग वेव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट पोजीशन एक्स टाइम टी, ठीक है, ठीक है। ये समझो क्या कह रहे हैं। बेसिकली देखो, वाई क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एस एच में भी लिखा था, जो मैं दिखा देता हूँ फिर से। एस एच एम, एस एच एम कहाँ गया, एस एच एम, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन है, ऊपर इक्वेशन, एक सेकंड रुक जाओ बस। ये रहा, देखो, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पर x क्या डिस्प्लेसमेंट, बाकी पूरा क्या तुम्हारा वेव फंक्शन या फिर एसएचएम की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेसिकली, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट पोजीशन x, इसलिए ब्रैकेट में x है, जैसे पी एक्स पोलिनोमियल या फिर एफ एक्स फंक्शन ऑफ x, तो ये वही है, फंक्शन है, समझ रहे हो। ब्रैकेट में जो लिखा है मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन से इसको कंफ्यूज नहीं करना है किसी को भी।
एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है, ठीक है। टी क्या है, टाइम, टी टाइम में, इसलिए टी टाइम, एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बता रहा है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इनिशियल, सब कुछ देख लेते क्या है। देखो, के एक्स तुम्हारी रिस्टोरिंग फोर्स हो गई, ठीक है, सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स, के कांस्टेंट हो गया, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा टी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, फाइ क्या है, इनिशियल फेज, ठीक है। ये सारी हमारी नॉर्मल बात हो गई, ये हम इक्वेशन को बार बार यूज करने वाले वेव्स के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, के की एक वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, पहले बता चुका हूं तुम्हें। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, के की एक वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको हम यूज करेंगे बार बार जहां पर भी हमें के की वैल्यू निकालनी होगी। बाकी तुम्हें ओमेगा तो पता ही है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, या फिर एफ क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हो गए इसके, वही सिंपल बात है, इसको बार बार रिपीट करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन देखते दो तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा। देखो, ध्यान दो, a progressive wave is represented by y is equal to 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, ठीक है, मार्क कर लेते हैं इसको, y is equal to 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखो, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकंड्स, t सेकंड्स में, x एंड y मीटर में, क्योंकि x एंड y ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट है। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, देखो, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, एसएचएम में जाओ वापस, इसलिए कहते हैं एसएचएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एसएचएम में वापस जाएंगे हम, तो वहां पे हमने देखा था वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्स का एक फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए ओमेगा, ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका काम नहीं है कुछ, तो ए ओमेगा स्क्वायर को हटा देता हूँ मैं, बट ठीक है, याद रखना है तुम्हें, वी मैक्स होता है ए ओमेगा। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी मैक्स, तो ए ओमेगा करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ए क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, 5, हमेशा यही होता है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही फॉर्मूला होता है, बार बार रिपीट होता है जो। तो ए क्या है, 5, तो यहाँ पे लिख लो 5, ओमेगा क्या है, 100 पाए, ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या हो गया, 100 पाए, तो 5 इंटू 100 पाए कितना होता है, 5 इंटू 100 पाए कितना होता है, 500 पाए कितना हो गया, मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम वेलोसिटी आंसर आ गया, 500 मीटर पर सेकंड, 500 पाए मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये बेसिकली अगर तुमने एसएचएम अच्छे से पढ़ा है, डेरिवेशंस तुम्हें पता है, तो हर एक चीज को मत रटो फिर, बेस्ट तरीका यही है। या फिर क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम बचाना है, तो ये एक तरीका हो गया, ये हो गया शॉर्ट तरीका, जिसको इससे करना है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको कन्वेंशनल तरीके से करना है, मैं कन्वेंशनल तरीका भी तुम्हें बता देता हूँ कि नॉर्मली अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, अगर ये चीज दिमाग में स्ट्राइक ना करी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है, ये चीज दिमाग में नहीं आई, तो क्या करना है ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस का देख लेते हैं क्या करना है। वाई इज 5 sin 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, वाई क्या है, वाई है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी टी या फिर डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, कर दो इसको डिफरेंशिएट, तो v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, साइन को डिफरेंशिएट करोगे कॉस हो जाएगा, इसका 100 बाहर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, तो 100 बाहर आ जाएगा, तो 500 पाई कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, ये हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आएगा वेलोसिटी के केस में, जो भी ए की वैल्यू आएगी, कॉस के बाहर जो भी लगा होगा, वही होती है वी मैक्स, क्योंकि जो एक्स है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट वाला केस है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड को होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 5 यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर द मैक्सिमम पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो वहां पर हम क्या कह रहे थे, 5, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 500 पाए, क्योंकि अब वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी हमने। तो ये दोनों तरीके सॉल्व करने के, किसी को डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना सबको, समझ दिखा दो एक बार, बाकी फिर इसको टिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
ठीक है, ओके ओके गुड, ठीक है। 500 पाई मीटर पर सेकंड, दो तरीके, दोनों तरीके तुम्हें बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखो। सेम क्वेश्चन बार बार, वेव इक्वेशन हर जगह रिपीट होगी, हर जगह वेव इक्वेशन, उसी में से तुम्हें चीजों को निकाल निकाल के सॉल्व करना है, दैट्स इट। जितने फॉर्मूला जरूरी है वो मैंने तुम्हें बता दिए। अब देखो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव कितना है, y इज इक्वल टू 5 sin पाई/2 इंटू 100t - x, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू a sin ω t - kx। फिर से हर जगह बार बार आइडेंटिफाई करो, ए एम्पलीट्यूड क्या है, ओमेगा टी क्या है, के एक्स क्या है, बार बार आइडेंटिफाई करो। एम्पलीट्यूड क्या है 5, ओमेगा क्या है पाई/2 इंटू 100, टी तो वहीं पर है, के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो, जो भी वैल्यूज है उनको निकालो, फिर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इन सेकंड्स विल बी, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम नहीं पूछा हमसे, टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, स्मॉल टी नहीं पूछा, कैपिटल टी पूछा है। कैपिटल टी कहाँ से निकलेगा, अगर तुम्हें ओमेगा पता है तो, ओमेगा पता निकल जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो कैसे करना है सेटअप इक्वेशन को, लिख लो इक्वेशन को, लिख लो। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है, कितना क्लियर है। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल वेव इक्वेशन, ठीक है। जो इक्वेशन इन्होंने हमें दी है उसमें से वैल्यूज को निकालो, वैल्यूज को निकालो उसमें से। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5, ओमेगा कितना हो जाएगा पाई/2 इंटू 100, के कितना हो जाएगा, के तो 1 होगा यहाँ पर, के हमें नीड नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम पीरियड पूछा है हमसे, क्या पूछा, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। अब देखो, ओमेगा हमने क्या आइडेंटिफाई किया, पाई/2 इंटू 100, पाई/2 साइन के बाद लगा हुआ है एंड 100 यहाँ पर, ठीक है, तो पाई/2 इंटू 100। ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई/टी, ये भी मैंने तुम्हें इनिशियली बताया था। 2 पाई एफ होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 टाइम पीरियड, इसलिए 2 पाई/टी, ठीक है। मतलब पाई/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 पाई/टी, यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल है ना, यहाँ से हमने पाई/2 इंटू 100 ओमेगा की वैल्यू निकाली, ओमेगा की सेकंड वैल्यू क्या होती है 2 पाई/2, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पाई/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 पाई/टी, पाई से पाई कैंसिल आउट करो, पाई से पाई कैंसिल आउट करा, क्या चाहिए 50/2 इज इक्वल टू 1/t, हमें तो टाइम पीरियड निकालना, तो इन्वर्स कर दो 2/50, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2/50, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2/50, तो 2/50 कितना होता है 0.04 सेकंड्स, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 0.04 सेकंड्स। किसी को डाउट है तो बताओ, 0.04 सेकंड्स, ठीक है। ओमेगा की ये वाली वैल्यू निकाली, ओमेगा हमें पता है कितना होता है 2 पाई/टी, दोनों को इक्वेट कर दो, पाई/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 पाई/टी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 50 इज इक्वल टू 2/t, तो t इज इक्वल टू 2/50 विच इज इक्वल टू 0.04 सेकंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चलो खत्म हो गया। स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव देख लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से दो फॉर्मूलाज हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकलते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी, ठीक है। चलो गुड, ओके। द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू अ मीडियम, ऑफ कोर्स ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करिए वो उसकी ट्रैवलिंग स्पीड है। इससे ज्यादा क्या है इसके अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन वी फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा, इसके अंदर थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है। स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव क्या है, जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करती है वो उसकी स्पीड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना खास। तो थ्योरी में इसको क्या कहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेन ये है कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या है इसके अंदर। जो न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी कितना होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। ये हो गया इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, फॉर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स, टर्म दिया याद करो। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स जिसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, राइट। मीडियम चाहिए जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, तो मीडियम किसको चाहिए होता है, साउंड को, साउंड होता है। तो मैकेनिकल वेव्स मतलब साउंड इसका एक एग्जांपल हो गया। द स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम्स प्रॉपर्टीज, for example in strings the speed of wave is determined by the tension in the string and the mass per unit length mu of the string, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है। इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मतलब जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स हो गई, वहां पर वेव आता है, उसी में तो स्ट्रिंग्स में डिस्टर्बेंस सारा साउंड क्रिएट हो रही है। पहले होता था ना सितार, वीणा, वो सारी चीजें पता ही है तुम्हें। अभी गिटार क्या हो रहा है, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में हम वाइब्रेशन ला रहे हैं, वेव्स ला रहे हैं, वहां से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, साउंड क्रिएट हो रही है, ठीक है। इन स्ट्रिंग्स द स्पीड ऑफ द वेव किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड की वेव जो भी टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है, क्योंकि ऑफ कोर्स गिटार की जो स्ट्रिंग्स है, गिटार खराब कब होता है,
गिटार जो है खराब कब होता है? जब उसकी स्ट्रिंग्स लूज हो जाती है, राइट? जब उसकी स्ट्रिंग्स लूज होती है तो जो साउंड तुम्हें चाहिए वो साउंड एग्जैक्टली नहीं आएगी, और जितनी टाइट स्ट्रिंग्स होगी उतना अच्छा है गिटार के लिए। तो बेसिकली वही है, कितना टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, समझ रहे हो? वो बताएगी कि स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग साउंड निकलेगी वहां से। नेक्स्ट देखो, म- एक तो टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल, जो भी उसका मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास पर यूनिट लेंथ इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका, समझ रहे हो? कितना यूनिफॉर्मली जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। तो वेलोसिटी कितना है तुम्हारा, अंडर रूट टेंशन, जो भी टेंशन है वायर के अंदर, डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर उन्होंने हमें बता दिया कि 5 ग्राम की वायर है या फिर 10 ग्राम की वायर है, क्योंकि 2 किलो की वायर तो होगी नहीं ऑफकोर्स, 10 ग्राम की अगर वायर है, तो 10 × 10⁻³ कर दो, इसको केजी में कन्वर्ट करो। ठीक है, एंड या फिर इसको डायरेक्टली पॉइंट में लिख लेते हैं ना। 10 ग्राम कितना होता है, 0.01 kg, डिवाइडेड बाय, मान लो 1 मीटर की रॉड है तो, सॉरी 1 मीटर का स्ट्रिंग है तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये कितना आएगा, 0.01। ये क्या है, म्यू की वैल्यू, म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर। ठीक है, ये हो गया म्यू। ये थोड़ा सा नया एक कांस्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं इसको, मतलब पहले तुमने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इसको समझाना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फॉर साउंड वेव्स इन एयर द स्पीड वी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर प्रेशर एंड द मीडियम डेंसिटी। एयर के लिए जो है टेम्परेचर प्रेशर एंड मीडियम डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर एज सच फॉर्मूला आता नहीं, मतलब हमें नहीं पढ़ना है इसके अंदर फॉर्मूला कोई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर स्पीड, ये तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि लाइट की स्पीड से ही चलता है सब कुछ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है, बहुत माइन्यूट चेंज आता है वो भी, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, वो तुम्हें पढ़ना नहीं है अभी, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज्यादा अभी, बस इस वैल्यू को याद रखो, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। बट इन अदर मीडिया इट कैन स्लो डाउन डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जरूर है, वो तुमने जो ये वाला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स वाईडीएसई वगैरह उसके अंदर पढ़ा होगा, अभी हो भी है तुम्हारा 12th का। बीच में तुमने लेंस रख दिया है, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो भी म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है इफेक्ट होती है, वरना नहीं होती। ठीक है, चलो, इतना पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। दो फॉर्मूलाज पढ़े, क्या पढ़े, वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वेवलेंथ, एंड वेलोसिटी क्या होती है, वायर की या फिर स्ट्रिंग की टेंशन डिवाइडेड बाय उसकी मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलो, अब इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज अ मास 5 ग्राम। 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज अ मास 5 ग्राम, इफ द वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, स्पीड ऑफ ट्रांसफर सेव्ड ऑन द वायर इज, स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है, स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालोगे? सबसे पहले म्यू निकालो, वी क्या होता है, टी अंडर रूट टी बाय म्यू। म्यू निकालो, कैसे निकालोगे, मास अपॉन लेंथ, मास कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है इसको हमें, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसा यूनिट में, मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। 5 ग्राम से कितना हो जाएगा, 0.005 kg, या फिर 5 × 10⁻³ जैसा तुम्हारा मन है। 5 × 10⁻³ कर दो, लेंथ कितना है 10 मीटर, ये तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है, तो 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴ kg पर मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। 5 × 10⁻⁴ फॉर्मूला नहीं, सॉरी, म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 × 10⁻⁴। अब देखो हमसे क्या पूछा, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, मतलब वी, कितना होगा, अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी, टी टेंशन कितना है 80 न्यूटन, न्यूटन में मतलब ऐसा यूनिट के अंदर है, तो 80 इसको रख दिया, अपॉन म्यू कितना निकाला हमने, 5 × 10⁻⁴ kg पर मीटर, ऐसा यूनिट में है ये भी, 80 अपॉन 5 × 10⁻⁴, इसको काटो यहाँ से, सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, 16 आएगा, 16 डिवाइड बाई 10⁻⁴, रूट करोगे इसको, तो पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 400 मीटर पर सेकेंड। जब इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 8 अपॉन में जितने भी जीरो है ऊपर 8 डाल दो इसको। ठीक है, वैसे करके कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन है कर लो, आंसर आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो टिक कर देते ऑप्शन, 400 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है देखो, हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। अल्ट्रासोनिक स्कैनर यूज करता है टिश्यू के अंदर के ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है,
द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 3.2 मेगाहर्ट्ज। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 3.2 मेगाहर्ट्ज। यहां पर ध्यान दो, सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। शायद मैंने नोट्स में नहीं डाला, इसको ऐड कर देता हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी की, इसको तुम लोग भी ऐड कर लोगे नोट्स में, तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। ऐसे एच जेड से लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फ्रीक्वेंसी कितनी? 3.2 मेगा हर्ट्ज। मेगा, मेगा आ गया, एम कैपिटल है ना, मेगा मतलब मल्टीप्लाई कर दो 10 to the power 6 से, ठीक है, ये होता है मेगा। अब देखो, द स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट टिश्यू, एक सेकंड, इशू नहीं, टिश्यू। स्पीड ऑफ साउंड टिश्यू में कितना है? 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड, पर आर नहीं, पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इंटू 1000 कर दो इसको, तो मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड कर देना, 1600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द टिश्यू इज, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द टिश्यू मतलब लैम्डा पूछ रहे हैं हमसे, लैम्डा। लैम्डा का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर आओ वापस, लैम वी कितना है? एफ बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना होगा? वी बाय एफ। लैम्डा कितना होगा? वी बाय एफ, है ना। तो लैम्डा कितना है हमारा? वी बाय एफ। वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ। वी कितना है? 1.6 किलोमीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करो इसको मीटर में, 1600 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है ना। अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3.2 मेगा हर्ट्ज। 3.2 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करो, 3.2 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 to the power 6, राइट। 3.2 इंटू 10 to the power 6, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1.6 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 3.2 10 to the power 6, क्योंकि मेगा है एंड ये किलोमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया इसलिए। ये दोनों तो आपस में आंसर आउट होंगे, ये तो 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर में -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 0.5 इंटू 10 to the power -3 मीटर। एमएम में पूछा है तो इंटू 10 to the power 3, मीटर में कुछ भी इंटू 10 to the power -3 होता है तो वो मीटर हो जाता है, सॉरी, एमएम हो जाता है, मतलब 1 मीटर है। 1 मीटर इंटू 10 to the power -3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 mm हो जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। ये सिस्टम है इसका। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 to the power -3 मीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर, 0.5 mm। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस करते जाओ बस, इसका आंसर तुम लोग दोगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम क्या होती है? अभी बताया था मैंने तुम्हें, वैल्यू बताई थी अभी मैंने तुम्हें। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, कोई भी एक आंसर दो इसका। 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं यार क्लास को, वरना डल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तुम लोग भी थोड़ा बताओ यार आंसर वगैरह, क्या होगा इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, चैट हाइड हो गई, क्या हो गया इसको? 0 0 सही है, सही है, गुड। 0 सही है। चलो, जिन लोगों ने दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया उनको बता देता हूँ मैं। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि कौन सी वैल्यू बताई थी मैंने, इसमें से कुछ भी नहीं बताया था मैंने। तीनों वैल्यू नहीं है, गलत आंसर तीनों। क्यों? साउंड को मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, फिर से जाओ नोट्स के स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली, वेरी गुड अभिलिप्सा, वेरी गुड। देखो, मैकेनिकल वेव्स क्या है? रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। रिक्वायर, हाँ, सबका आंसर है सही, वेरी गुड। रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट मतलब मीडियम ही नहीं होगा, वैक्यूम मीडियम नहीं है, एयर मीडियम है। वाटर क्या है? वाटर भी मीडियम है, वाटर में भी बहुत कम हो जाती है साउंड ऑफ कोर्स, बहुत ही कम आती है। बट एयर मीडियम है, जैसे एयर के अंदर साउंड होती है, वैक्यूम के अंदर आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड की हो जाएगी 0। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी उसके लिए, वो सोचेगा कि कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे कुछ पढ़ा होगा हमने, बिल्कुल भी नहीं, गलत जवाब, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, इसी के अंदर एक पार्ट हो जाता है तुम्हारा, वो होता है ऑर्गन पाइप, ठीक है।
ऑर्गन पाइप जो है डिटेल्ड है अपने आप में, बीट्स भी थोड़ा सा अलग है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद ऑर्गन पाइप देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस को खत्म कर देंगे। ठीक है। हाँ सही है, सही। गुड। चलो। अच्छा हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? डाउट तो पूछ लो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ तब तक। ठीक है। चलो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। रिफ्लेक्शन वेव्स को अब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो वेव भी अपने फॉर्म में, वेव फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, ठीक है। कैसे कैसे आती है वो देखते हैं। अ रोप इज फिक्स्ड एट वन एंड टू अ वॉल, ठीक है। एक रोप को एक वॉल से फिक्स कर दिया और दूसरे एंड से हमने क्या किया, स्ट्रेच किया है, उसको हम ऐसे पुश करेंगे। देखो, ये वॉल है, वॉल, ठीक है। यहाँ से रोप लटक रही थी पहले, तुमने क्या किया, तुमने रोप को उठा लिया और इसको सीधा बिल्कुल स्ट्रेच करके स्ट्रेट कर दिया। अब तुम इसको यहाँ से मूव करोगे, सडन डिस्टर्बेंस हो गए, तो क्या होगा, वेव हो जाएगी यहाँ पर। बस वही चीज है, ठीक है। अब देखो। हाँ ठीक है। A rope is fixed at one end to a wall. A pulse created at the other end travels to the fixed end, and after reflection returns inverted. There is a phase change of pi between the incident and the reflected wave. Important point है। क्या कह रहा है, सारे पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जब एक फिक्स्ड एंड पे हम रोप को स्ट्रेच करते हैं, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड लूज है, उसको तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। क्या हो रहा है, पल्स क्रिएटेड एट द अदर एंड ट्रेवल्स टू द फिक्स्ड एंड, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिएट होगी ना वेव, खुद समझो। ये वॉल है, यहाँ पर तो फिक्स्ड है ना, यहाँ से तो लटक रही है, तो इसको तुमने सीधा कर दिया इसको, तो जो भी तुम वेव का डिस्टर्बेंस होगा, तो ऑफ कोर्स वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, राइट टू लेफ्ट तो मूव नहीं करेगी, है ना। यहाँ से तुमने डिस्टर्बेंस दिया इसको, यहाँ से तो फिक्स्ड है ना वो, तो जहां से तुम डिस्टर्बेंस दोगे वहीं से वेव ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, राइट। तुमने अब वेव को डिस्टर्बेंस से वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स इनवर्टेड, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। मतलब फेज चेंज है, पाई पाई कितना होता है, रेडियन में है, तो कन्वर्ट करोगे 180 डिग्रीज। ऑफ कोर्स मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे ही आएगी, ये तो ऑब्वियस है बहुत ज्यादा। सेम पाथ पर आ रही है ना, सेम पाथ, सेम है, पाथ सेम है। लेफ्ट टू राइट के, एक सेकंड को, लेफ्ट टू राइट गया वेव, उसके बाद राइट टू लेफ्ट आ गया, ठीक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, वेव यहाँ पर है, पल्स यहाँ पर है, मूव करा पल्स सेकंड पर। अब यही डिफरेंस है। तुम लोग सोचोगे तो साइनसोइडल वेव हो जाएगी, नहीं, साइनसोइडल वेव क्या, कॉन्टिन्यूअस, रुकती नहीं है, चल रही है तो चल रही है। मतलब, एक सेकंड रुको, ये क्या हो गया इसे, अरे यार, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूअस है ये वाली जाके यहाँ पे मिल रही है, पीछे से वापस आ रही है, यहाँ से मिल रही है, यहाँ से भी पीछे से वापस आ रही है, ठीक है। ये चीजें कंटिन्यूअस, ये रुकती नहीं है कभी भी साइनसोइडल में। पल्स क्या है, पल्स मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। मतलब जिसका जिसको डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं हम अच्छे से, पल्स पहले यहाँ पर थी, डिस्टर्बेंस थी, पल्स यहाँ पर पहले इनिशियल थी, फिर यहाँ पर गई, अब वही पल्स दूसरी साइड आ गई, आगे मूव कर रही है, समझ रहे हो। यहाँ पर अब ये वाली जो है, यही वाली आगे जाके शिफ्ट हुई है, यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वाला एरिया ब्लैंक हो गया, अब समझ रहे हो। अब ये और आगे जाएगी और ये वाला जो एरिया ये ब्लैंक हो जाएगा, समझ रहे हो। ये चीज है इसके अंदर, तुम्हारा फिक्स एंड के अंदर, पल्स के अंदर। साइंस वाले होता तो ऐसे ऐसे चल रहा होता वो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यही वाला पार्ट आगे मूव कर रहा है एंड वो फिर और फर्दर मूव कर रहा है, एंड देन जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब पल्स मूव कर रही है, पोजीशन चेंज करी, यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो फिक्स सरफेस हमारा, उसके साथ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते वापस आएगी। वापस कैसे आएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, तुमने पढ़ा होगा ना उसके अंदर, कॉन्सेप्ट है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, वही सेम चीज है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी फॉर्म होती है, ये मिरर होता है, मिरर के नीचे फॉर्म होता है ना ऑब्जेक्ट, इमेज, तो वही चीज है। यहाँ पर नीचे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गया, फिर सॉरी, वेव जो है वो इन्वर्टेडली वापस आएगी, उल्टी होकर वापस आएगी, ठीक है। पाथ सेम फॉलो कर रही है, तो फेस चेंज, फेस कितना होगा, ये तो आया तुम्हारा 180, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को। इनिशियली कितना है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वापस कितने सारी है, प्लस पाई से आ रही है, इसलिए ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। यहाँ पे माइनस के एक्स मतलब पहले डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए माइनस का प्लस हो गया, दैट्स इट। माइनस का प्लस यहाँ पर हो गया, डायरेक्शन चेंज की वजह से फेस चेंज एक आया है, इसलिए वो पाई हो गया, पाई से फेस चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी सेम है, ठीक है। पल्स है, पल्स यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, मूव करते करते स्ट्राइक करके वापस उल्टी आ गई और वापस जा रही है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड।
डाउट तो पूछो, वरना फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड देखेंगे। ठीक है, गुड। चलो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड देखते हैं। अब फ्री एंड मतलब क्या है? टायर्ड है ये अभी भी। पहले क्या है? वॉल। वॉल मूव कर सकती है क्या? वॉल जो है वॉल मूव कर सकती है? बिल्कुल नहीं, वॉल तो फिक्स्ड एंड है, इसलिए उसको हम कहते थे फिक्स्ड एंड। ठीक है। ये क्या है? ये फ्री एंड है, हमने एक साइड से टाई कर रखा है, लेकिन जिस भी चीज के साथ हमने इसको टाई किया है वो चीज मूव करती है। समझ रहे हो? वो इंडिपेंडेंट टू मूव है। वो चाहे तो मूव कर सकती है बॉडी, जिसके साथ भी हमने स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है। ये होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। वो अटैच्ड है किसी सरफेस से, या फिर मान लो ये माइक है, जैसे माइक के साथ ही अटैच्ड है, लेकिन माइक जो है मूव कर सकता है। राइट, वॉल मूव नहीं कर सकती। तो फ्री एंड हो गया जो सरफेस मूव कर लेगा तुम्हारा। ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज फ्री टू मूव, फ्री टू मूव ट्रांसवर्सली एज शोन, अ वेव इज रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट होगी। इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड वेव इज नॉट इन्वर्टेड कंपेयर टू द इंसिडेंट वेव। देयर इज नो फेज चेंज बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। मतलब यहाँ पर फेज चेंज कितना है? जीरो। फाइव टू माइनस फाइव वन, फेज चेंज कितना है तुम्हारा? जीरो। ठीक है। फाइव टू माइनस फाइव वन कितना है? जीरो। फेज चेंज है जीरो। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात क्या है? पहले क्या हो रहा था? रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो कैसी आ रही थी? उल्टी, इन्वर्टेड। सीधे सीधे गई लेकिन उल्टी वापस आ रही थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना 180 का चेंज आएगा, ना ही वेव उल्टी होकर वापस आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली? यहाँ पर जैसे आई है वैसे ही वापस भी आएगी, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेव का, हमें पता नहीं चल रहा है विजिबली। द डिस्प्लेसमेंट द फ्री एंड इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। ये तो चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बाद में देखते हैं। इक्वेशन इसकी यही होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है वेव, वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस के एक्स प्लस के एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पर फेस चेंज कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लस फाइव लिखने का फायदा नहीं है। फाइव कितना है? जीरो। ठीक है, फेज जीरो है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए माइनस का प्लस हो गया है। उसके अलावा क्या है? द डिस्प्लेसमेंट एट द फ्री एंड इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। मतलब यहाँ पर जो भी इस एंड पर, रिफ्लेक्टेड एंड पर जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वो इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड की ट्वाइस होगी, डबल होगी। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट एट द फ्री एंड पे डिस्प्लेसमेंट इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। मतलब जो वेव जा रही है इसका कुछ सर्टेन एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड, यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? टू एम्पलीट्यूड, टू ए के बराबर, इसके एम्पलीट्यूड के डबल के बराबर। ठीक है। चलो, ये हो गई बेसिक बात। ये हो गया वेव का नेचर, कि वेव जाएगी कैसे, आएगी कैसे। ठीक है। वेव जाएगी कैसे, आएगी कैसे, ये मेन इसका पॉइंट है। वेव ऐसी है, स्ट्राइक कर गई, वापस आ गई सेम वे में। ठीक है। कुछ भी फेस चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ पर फेस चेंज नहीं हुआ है। जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है। चलो, अब लास्ट देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना तुम ऑर्गन पाइप समझ नहीं पाओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ऑर्गन पाइप अगर तुम्हें समझना है, इसको अच्छे से समझ लो। स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल नोड्स, लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट यहाँ देख लेता हूँ मैं, हाँ उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है। स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल नोड्स देखो। एनी स्टेशनरी, एक सेकंड रुको, एनी स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव मतलब जो वेव मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी वेव है। ठीक है। A stationary wave can be formed by the addition of two traveling waves moving in opposite directions having same amplitude, frequency, wavelength and speed. हाईलाइट करते हैं इसमें से क्या कह रहा है? कोई भी स्टेशनरी वेव जो मूव नहीं कर रही है कैन बी फॉर्म्ड कैसे? एडिशन ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव्स मूविंग अपोजिट डायरेक्शंस। देखो, पहले हाईलाइट करता हूँ मैं, अपोजिट डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। मतलब समझो, चलो नीचे आके बनाते हैं इसको। एक वेव है यहाँ से जा रही है। ठीक है। सेकेंड वेव है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड। ठीक है। दो वेव्स जा रही है, सेम एम्पलीट्यूड, एक सेकंड को, हाँ, सेम एम्पलीट्यूड,
सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा इन दोनों केसेस में? दोनों वेव मिल जाएगी और एक वेव बन जाएगी, एक स्टेशनरी वेव बन जाएगी। ठीक है, एक स्टेशनरी वेव बन जाएगी। ये होगा तुम्हारा मेन स्टेशनरी वेव्स का केस। ठीक है, चलो। अरे अरे अरे, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं, हम कंसीडर टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगी तभी हो पाएगा, वरना एक डायरेक्शन में होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन मूव करनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड। ठीक है, y1 कितना है? एक्स टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। राइट, कोई इशू तो नहीं किसी को यहाँ पर? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना, तो डायरेक्शन में चेंज होगा तो एक माइनस एक प्लस, बाकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड सब कुछ सेम है, तो सब कुछ यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। ठीक है, तो वाई एक्स टी कितना होगा? वाई वन एक्स टी प्लस वाई टू एक्स टी, मतलब दोनों को कॉमन निकाल के ऐड करो, तो कितना आएगा? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। कितना आएगा ये? टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये क्या है? ये वेव इक्वेशन का तुम्हारा स्टेशनरी वेव इक्वेशन ये होती है। ये होती है स्टेशनरी वेव इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव। इसको हाईलाइट कर लो, ये डेरिवेशन है बेसिकली, ये किसी काम नहीं आने वाली, बट मैंने तुम्हें दिखा दिया कहाँ से आई है ये। ठीक है, किसी काम की तो नहीं है, बट बस पता कर लो, वही होता है। ठीक है, अब लास्ट चीज देख लेते हैं, नोड एंड एंटी नोड। ये क्या होता है? ऑर्गन पाइप के अंदर ही आने वाले, इसलिए तुम्हारे सारे बेसिक्स में आज क्लियर कर देता हूँ। ऑर्गन पाइप है, या फिर मान लो ऐसे समझो, देखो स्टेशनरी वेव है। ठीक है, स्टेशनरी वेव है, ऐसे पाइप मान लो, यहाँ पे स्टेशनरी वेव है, एक साइड में नोड, एक साइड में एंटी नोड। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो नोड है, नोड कहाँ गया नोड? एक सेकंड रुको। नोड, नोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होती है, इस बात को याद कर लो। नोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होती है। जो हार्मोनिक्स होते हैं वो ऑड के अंदर होते हैं, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या होता है ऑर्गन पाइप जब पढ़ेंगे। बट इतना समझो, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होती है? नोड में। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या हमारा? एंटी नोड। एंटी नोड क्या है? नोड का अपोजिट। एंटी मतलब अपोजिट, जैसे मैटर, मैटर का अपोजिट होता है एंटी मैटर। चलो एंटी मैटर में पता नहीं होगा, बट एंटी वायलेंस। एंटी वायलेंस क्या होता है? जो वायलेंस के अगेंस्ट है। तो एंटी मतलब कंप्लीट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी नोड क्या है? अगर नोड जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो एंटी नोड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पर है वो क्या है? एंटी नोड। जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पर नोड क्या है? जीरो। ठीक है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है वो क्या है? नोड। जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वो है एंटी नोड। ये है कि क्लियर कट डेफिनेशन, डायरेक्ट बात। ठीक है, के एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये होता है तुम्हारा नोड। के एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये होता है तुम्हारा एंटी नोड का फॉर्मूला। ठीक है, इनको हम ऑर्गन पाइप में और बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी मैंने तुम्हारे पास नॉलेज के लिए बता दिया एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। एंटी नोड, नोड क्या होता है? यहाँ पर एन जो है ये जीरो होता है, और फिर सीधा ऑड नंबर्स में होता है, 1 3 5 7। ठीक है, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड नंबर्स। ये सिंपल बात है इसकी। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, मेन तो टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये रिपीट होता है सबसे ज्यादा। इसी में से निकाला है हमने नोड एंटी नोड को भी, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। ठीक है, चलो। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देख लिया हमने। ये क्वेश्चंस करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर एक बार मैं सम अप करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पल्स ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड रीचेस द फिक्स्ड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है? फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड। ठीक है, अ पल्स ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड रीचेस द फिक्स्ड एंड ऑन द स्ट्रिंग, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक विद। आंसर बताओ इसका। Phase change of 180 degree with velocity reversed, same phase as the incident pulse with no reversal of velocity. A phase change, अरे अरे अरे, फेस हो गया ये तो, फेज phase change of 180 degrees with no reversal of velocity, the same phase as the incident pulse but with velocity reversed. आंसर बताओ इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं।
सोच समझ के टाइम लेके आंसर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिक्स्ड एंड, इसको याद नहीं आ रहा, फिक्स्ड में मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। ये रहा फिक्स्ड एंड, सबसे पहला वाला जो हमने पढ़ा था। पल्स जाती है फिर वापस आती है। क्या होता है इसके अंदर? बिल्कुल, वेरी गुड अभिलिप्सा, पहला आंसर करेक्ट है। फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री वेलोसिटी रिवर्स, क्यों? ऑप्शन सही है, बाकी क्यों गलत है डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ हाँ सही है डोरेमी, वेरी गुड। अब पल्स ट्रेवल्स कराऊंगा स्टेशन, देखो फिक्स्ड के अंदर क्या होता है? पल्स है, फिर वापस गई, उल्टे आते वक्त उल्टी हो गई। 1 2 3। हाँ सही है हर्ष, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो क्यों। बेसिकली पहला आंसर है रिफ्लेक्टेड, जो फिक्स्ड एंड है वहां से सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वेव क्या होती है, उल्टी हो जाती है। फेस चेंज कितना आता है यहाँ पे, 180 डिग्रीज का, तो ये पॉइंट तो करेक्ट है। ठीक है, 180 डिग्रीज का फेस चेंज आता है, उल्टी होगी है वापस आ रही है, राइट। तो फेस चेंज है 180 डिग्रीज का। अब देखो फेस चेंज अगर 180 डिग्री से कौन कौन से पॉइंट गलत है? सेम फेज एज इंसिडेंट पल्स नहीं। फेस सेम किसके अंदर होता है, फ्री एंड में होता है। फेस सेम किसके अंदर होता है, फ्री एंड के अंदर होता है। फिक्स्ड एंड में फेज सेम नहीं होता, 180 का फेज आता है चेंज। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री विद नो रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी, मतलब ऐसे चलते चलते रिफ्लेक्टेड अगर वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई तो फेस चेंज किस बात का हुआ? वेलोसिटी तो रिवर्स होगी ना, तभी तो फेस चेंज 180 में वापस आएगा ये। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। सेम फेज सुनना ही नहीं है, इंसिडेंट पल्स वेलोसिटी रिवर्स होती है, कोई बात नहीं, नहीं सुनना। मैं करेक्ट ऑप्शन है ये, फेज भी चेंज होगा वेलोसिटी भी रिवर्स होगी, दोनों पॉइंट है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। देखो, गिटार स्ट्रिंग इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 124 हर्ट्ज। ठीक है, 90 centimeter long and has a fundamental frequency of 124 hertz. To produce a fundamental frequency of 186 hertz, the guitar should be pressed. फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है यहाँ पर, देखो एक चीज अंडरस्टैंड करो, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ये चीजें कंजर्व्ड है, तो F1 L1 इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ लेंथ। सारे टॉपिक्स थ्योरी में डाल दिए मैंने, इसलिए क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। लॉ ऑफ लेंथ कहते हैं इसको, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। ठीक है, लेंथ तो कंजर्व्ड रहता ही है, प्लस फ्रीक्वेंसी भी कंजर्व्ड ही रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंजर्व्ड रहती है, तो F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, हमें क्या निकालना है, तो L2 निकालना है ना। L2 ये पूछ रहा है कितने से प्रेस करना है, 90 सेंटीमीटर से प्रेस करे तो 124 हर्ट्ज निकल रहा है, तो 186 हर्ट्ज निकालना है तो कितने से प्रेस करे। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी पता है तुम्हें तो हो जाएगा ये। तो L2 इज इक्वल टू F1 L1 अपॉन F2, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, तो L2 इज इक्वल टू F1 L1 अपॉन F2। फ्रीक्वेंसी वन कितने, 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन किसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करो, रहने दो। 90 इंटू L1 कितना है, 124 डिवाइडेड बाय, हाँ तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 124, लेंथ कितनी है 90 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 2 कितनी है 186, सब कुछ हमें डेटा दे रखा है। सॉल्व कर लो इसको डायरेक्टली, आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व करोगे आंसर आएगा 60 तुम्हारा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। अब जो लोग अभी तक रुके हुए हैं 2 मिनट और रुक जाओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हाँ डोरेमी वेरी गुड। जो लोग अभी तक रुके हो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो लोग रुक जाओ। फ्रेश पेज पे तुम्हें बता देता हूँ मैं, अनाउंसमेंट है सबके लिए। जो लोग अभी तक रुके हो, अभी लीव मत करना, 2 मिनट बाद सुन लो। ठीक है, 15th को तुम्हारा टेस्ट होने वाला था, राइट। 15th को तुम्हारा टेस्ट होने वाला था, ठीक है, सबको पता है। 15th का जो टेस्ट है, बहुत सारे बच्चों ने, पर्सनल मेंटोरशिप के मैक्सिमम बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि वीकेंड्स पे वो लोग फ्री होते हैं, वीक डेज में फ्री होते हैं, किसी को कोचिंग जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को कॉलेज जाना होता है, पार्शियल ड्रॉपर्स भी हमारे साथ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्वेरी रेज कर दिया, फिर एक कंसर्न रेज किया था कि वीक डेज में उनको टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलता है, अपने टाइम टेबल के अंदर वो उसको ऐड नहीं करवाते, तो इसलिए तुम्हारी रिक्वेस्ट पे आदित्य भैया एंड टीम ने इसको पोस्टपोन कर दिया है टू 19th। 19th इज सैटरडे, फ्राइडे है फ्राइडे। फ्राइडे को तुम्हें टेस्ट मिल जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, मंडे तक तुम इसको दे देना टेस्ट को। ठीक है, तो 15th वाला जो कल वाला जो तुम्हारा टेस्ट है, इसको हमने 19th को पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी तुम्हें टेस्ट की लोड देने की जरूरत नहीं है, फ्री होके पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टेस्ट रेडी है वैसे तो, बस बच्चों ने इसको डिमांड किया था इसलिए
जो है पोस्टपोन कर दिया हमने। ठीक है। ओके। एक और बात, अभी हमारा इससे पहले पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वेव्स का थोड़ा सा जो पार्ट बचा है वो, प्लस यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा का पूरा परसों वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये 19th के टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है। 19th के टेस्ट में ये नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है ऑफ कोर्स, तो इसलिए इसको देने का कोई मतलब नहीं है अभी। जो टेस्ट का सिलेबस है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर्स से लेके काइनेमेटिक्स, ठीक है। अरे नहीं, से लेके तो नहीं, इसको प्लस ही कर देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वेब, सर्कुलर, ठीक है। वेब के अंदर ही कोलिजन्स है, सीओएम रोटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन, सब कुछ ही आ रहा है ऑलमोस्ट। ये 11th का सिलेबस बता रहा हूँ मैं, 12th के लिए तुम 12th का सेक्शन चेक कर लेना एक बार। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद क्या था, सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। सॉलिड्स, फ्लूइड्स, फिर थर्मल, 720 का टेस्ट है, ठीक है। थर्मल, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, नहीं नहीं, वही बता रहा हूँ मैं अभी लिप्सा, नहीं आ रहा है पूरा सिलेबस, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है। टेस्ट तो पब्लिश होने वाला था ना रात को, वो तो बच्चों ने कहा कि सैटरडे को लेना है, इसलिए हमने इसको वो नहीं किया, क्या कहते हैं, कल नहीं लिया। 19 को लेना है, टेस्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ऐप में भी डाल चुका है वो ऑटो पब्लिश हो जाएगा रात के 12 बजे। ठीक है। इसलिए इसको नहीं किया है हमने। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम, बस वेव्स और यूनिट्स डायमेंशन नहीं आएगा अभी। एसएचएम तक सब कुछ आएगा, मतलब जिसने, जो लोग अभी देख रहे हैं लेक्चर को, नए बच्चे अगर कुछ है, इसलिए उनके लिए पूरे के पूरे सिलेबस को एक साथ सम अप करके मैंने बता दिया है। बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वेब, सर्कुलर, सीएम रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, एसएचएम, ठीक है। सबको पूरा सिलेबस बता दिया मैंने। यहाँ से तुम लोग अब देख लेना अपने हिसाब से कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। एसएचएम तक क्या आएगा। वेव्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस मैंने बोला था टीम को ऐड करना है या नहीं करना, कहते कि नहीं अभी टेस्ट बन चुका है, जब तो उसको एडिट नहीं करेंगे, तो जो सिलेबस तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे टीचर्स ने बताया हुआ था, सिलेबस वही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसके बाद वाला जो टेस्ट आएगा, 19th के बाद वाला जो टेस्ट आएगा, वो तो फुल सिलेबस होगा ऑफ कोर्स। बस वेव्स थोड़ा सा रह गया है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को ट्राई करूंगा एक में ही खत्म हो जाए, नहीं होता तो दो में कर लेंगे उसको हम। ठीक है। चलो, ये थी हमारी मेन बात। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, वरना फिर एंड करते लेक्चर को, कमेंट्स मेरे को बता देना कि कुछ डाउट वगैरह है तो। फ्लूइड्स का एक लेक्चर वापस करवा दीजिए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रिमूव हो गया यूट्यूब से। अरे यार, अभी लिप्सा मैंने ना बताया था यार टीम को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग प्रियम, लेक्चर एंड हो गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। यार अभी लिप्सा मैंने बताया था टीम को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब ने क्यों रिमूव कर दिया, सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, ऑर्गेनिक का भी तुम्हारा एक लेक्चर शायद से रिमूव हुआ था, बायो का भी एक हुआ था, कुछ इशू आया था। आई डोंट नो व्हाई। कुछ भी कॉपीराइटेड कंटेंट भी यूज नहीं होता क्लास में, सब कुछ रेगुलर कंटेंट ही है। पता नहीं कुछ इशू आ गया होगा, इसलिए शायद से उसको रिमूव कर दिया था। अगर नहीं होता है तो मैं टीम से बोल के फिर से एक लेक्चर रखवा दूंगा फ्लूइड्स का, ठीक है। सेकंड पार्ट फ्लूइड्स का फिर से कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास स्लाइड है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 2, ये पूरी की पूरी स्लाइड है मेरे पास। यहाँ से देखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया। बर्नौलीज प्रिंसिपल के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो उसके थे मेन मेन, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विस्कोसिटी, पूरा विस्कोसिटी का थ्योरेटिकल वाला पार्ट, फिर क्वेश्चन उसका, एक दो तीन चार, उसके चार क्वेश्चन, फिर सरफेस टेंशन, फिर सरफेस टेंशन के अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिटर्जेंट एंड बबल वाला सेक्शन भी पढ़ा था हमने। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर आई डोंट नो व्हाई क्यों रिमूव कर दिया उन्होंने, बट कोई बात नहीं, उसको मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलो, ओके, टेक केयर एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना डाउट फोरम में। एंड लेक्चर को एंड करते हैं, कमेंट्स में को बता देना कैसा लगा तुम्हें लेक्चर। ऑर्गन पाइप से हम नेक्स्ट क्लास में एंड कर देंगे इसको, ठीक है। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। मेरा पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगता है वो चैप्टर, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन से काफी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन, अगर तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं भी पता है तो भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल राइट, बाय बाय।